Hello friends, welcome to CMA Student Corner. Myself Ritika Jangir. Today we are going to start our CMA Intermediate Cost Accounting paper number 8 chapter Overheads. Overheads ये अपना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड चैप्टर है। सब लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट करा है कि मैम प्लीज़ आप ओवरहेड्स पे वीडियो बनाइए। तो देखिए इस वीडियो के अंदर मैं ओवरहेड्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे कंप्लीट कराऊंगी और साथ ही साथ जितने भी स्टेप्स और जितने भी प्रोसीजर्स इसके अंदर हैं वो सारे कंप्लीट कराऊंगी विद माय एग्जांपल्स। अपन स्टडी मटेरियल के एग्जांपल्स जो हैं वो सेकंड पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके नोट्स और इनकी रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक काम करिए, आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको डेली अपडेट्स मिलते जाएंगे और मैं जितने भी नोट्स या फिर बिट क्वेश्चंस या फिर एक्स्ट्रा जो भी आपको कंटेंट रिक्वायर्ड होगा अपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन से पहले वो सारा आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ पे जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं, तो दैट माइट हेल्प यू टू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है अपना ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से आता है। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो याद करिए, बट जो आपके पर्टिकुलर चैप्टर है उससे रिलेटेड आपको जितने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो बेसिक वाले आपको याद होने चाहिए। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तब उस टाइम पर आपसे ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती है। ओवरहेड्स एक बहुत अच्छा मार्क्स जो होता है स्कोर कैरी करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी एनालिसिंग वीडियो के अंदर बताया था कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी है अपनी कॉस्टिंग को, जिससे कि आपको एक अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। एक तरीके से ब्लूप्रिंट मैंने आपको प्रोवाइड कराया था अभी लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वो चेक करना है कि कैसे आप अपने 60+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ईजीली विद द हेल्प ऑफ अवर ब्लूप्रिंट, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका भी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओवरहेड्स ओवरहेड्स जो होते हैं वो अपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में हैं, ठीक है। एक्सप्लेन। ओवरहेड्स क्या होते हैं? एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो फैसिलिटी है या फिर कैपेसिटी कॉस्ट है। मतलब जो इनडायरेक्ट एक किसी सामान को बनाने के ऊपर खर्चा लगता है उसको अपन इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो चाहे से फिक्स्ड भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है और सेमी वेरिएबल भी हो सकती है। ये बात अपन सबको पता है कि ओवरहेड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब अपन इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स में समझाऊंगी। देखो एक होता है अपने पास में पार्ट नंबर, इसके अंदर अपन 5 पार्ट्स के अंदर समझेंगे। सबसे पहले सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे चीज़ें पूछी जाती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करा जाता है, मिसलेनियस वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं और मशीन आवर रेट से अपन कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास में सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मेन एम क्या होता है? मेन एम होता है कि ब्रेकअप करें अपन सेमी वेरिएबल कॉस्ट को। अब जो कॉस्ट है वो क्लासिफाई करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। सबसे पहला बिहेवियर होता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमेशा फिक्स रहती है विद द बजटेड कैपेसिटी, ठीक है। विद इन द रिमेन फिक्स्ड विद इन द बजटेड कैपेसिटी, ठीक है। अब जैसे फिक्स कॉस्ट अपने पास में 2 टाइप की होती है, एक होती है अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट और एक होती है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, जिसको अपन अवॉइड कर सकते हैं और जिसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले अब ये जो अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है इसके अंदर अपने कुछ एग्जांपल्स अगर आप पूछो मुझसे तो जैसे रेंट है, रेंट को अपन इग्नोर नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन हो गया, अपन को चार्ज करना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जो अपन पे करते हैं, तो ये सारी जो है ये अपने फिक्स कॉस्ट हो गई जो कि अपन अनअवॉइडेबल कॉस्ट है जो अपन को देनी ही देनी पड़ेगी। नेक्स्ट अप वी हैज़ अवॉइडेबल कॉस्ट, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो अपनी कॉस्ट होती है वो, ठीक है। अब जो एक चीज़ मैं बता दूं, फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना, फिक्स्ड कॉस्ट, चलिए मैं आपको ये बाद में बताऊंगी अभी, है ना। वेरिएबल अब मैंने, हाँ ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट अपन ने समझ लिया। मैं क्या ही कह रही थी तुम आप लोगों को कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो टोटल में हमेशा सेम रहती है, ठीक है। जो पर यूनिट होता है वो चेंज हो जाता है। अब वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द चेंज ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी। ये जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है उसके बेसिस पे चेंज होता है। जैसे अपन सबको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट जो होती है वो सेम रहती है पर टोटल के अंदर डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो कैपेसिटी लेवल पे डिफरेंट चेंजेस आ गए।
अब जो है अपने पास में वेरिएबल कॉस्ट जो होती है एक इंक्रीजिंग नेचर में होती है, एक डिक्रीजिंग नेचर में होती है और एक कांस्टेंट नेचर में होती है। अगर इंक्रीजिंग नेचर कैसे, अगर आपका वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, तो आपकी रेट भी बढ़ेगी। जैसे कि अगर आप लेबर ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि आपका लेबर है, आपने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करा तो वॉल्यूम बढ़ा, साथ ही साथ अगर आपने ज़्यादा वॉल्यूम में करा तो उनकी रेट भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है अपने पास में डिक्रीजिंग नेचर, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट रेट कम हो रही है। जैसे मटेरियल अगर अपन ज़्यादा मंगाएंगे तो अपन को सस्ता पड़ता है ना, ये बात अपन को सबको पता है। नेक्स्ट होता है अपने पास में कांस्टेंट नेचर, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज और रेट विल सेम, चाहे तुम कितना ही वॉल्यूम इंक्रीज कर लो या कम कर लो, तुम्हारा जो रेट है वो सेम रहेगा, ठीक है। ये एक अजम्पशन मान के चलते हैं स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन समझते हैं कि ब्रेकअप कैसे करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में एक होता है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये कैसे निकलता है, जो भी अपना चेंज आया टोटल कॉस्ट के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं चेंज इन यूनिट से, ठीक है। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। और टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है अपनी, जो भी अपनी टोटल कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देते हैं जितने भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, इनटू कर देते हैं उसको यूनिट से, तो अपन के पास में टोटल फिक्स कॉस्ट निकल जाती है। अब देखिए जो टोटल फिक्स कॉस्ट है मस्ट बी कांस्टेंट एट ऑल लेवल। ये अपन को पता है कि जो इसमें अंदर इसमें क्या होता है, जो टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है ऑल द लेवल्स पे। फॉर मोर देन 2 लेवल्स टेक चेंज बिटवीन हायर एंड लोअर। अगर दो डेटा की बात आती है, जैसे अपन सबने मार्जिनल पढ़ा है राइट, उसके अंदर अब जब भी अपन को निकालना होता है पीवी रेशियो निकालना होता है, तो जैसे अपन चेंज निकालते हैं ना, बस वही सेम चीज़ है कि किस तरीके से चेंज निकाल के अपन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं। ओके, अब अपने पास में आती है नेक्स्ट स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट क्या होता है, वेयर द सेमी वेरिएबल कॉस्ट चेंज लाइक अ स्लैब, ठीक है। जो अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है एक स्लैब के ऊपर चेंज होती है, जैसे अप टू 10,000 यूनिट पे होगा 20,000 रुपीज़, अप टू 10,000 से ज़्यादा और 20,000 तक तो होगा 30,000 रुपीज़, और अगर 20,000 से यूनिट से ज़्यादा बट 30,000 यूनिट्स तक है तो 40,000। तो इस केस के अंदर जो ब्रेकअप होता है ना वो इज़ नॉट टेकन, इसके अंदर ब्रेकअप नहीं लेते, ठीक है। ओवरहेड्स कॉस्ट इज़ जनरली फिक्स्ड इन नेचर। जो ओवरहेड कॉस्ट होती है एक तरीके से फिक्स्ड इन नेचर होती है, बट दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल और सेमी वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। तो अपन को अभी तक अपन ने क्या समझा कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और सेमी वेरिएबल कैसे होती है, और किस तरीके से अपन उसका ब्रेकअप करते हैं। और ब्रेकअप करने के बाद में जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स के साथ में अपन ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा। नेक्स्ट पार्ट आता है अपने पास में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। इसका एम क्या होता है, हाउ मच ऑफ ओवरहेड्स चार्ज ओवरहेड्स फ्रॉम कस्टमर। अपन कितना ओवरहेड्स चार्ज करें कस्टमर से, कितने पैसे रिकवर करें अपने ओवरहेड से रिलेटेड। सबसे पहले आता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। इसमें अपन ये पता करते हैं कि कस्टमर से किस रेट पे चार्ज करना है, मतलब किस रेट पे अपन उससे चार्ज करेंगे। अपन पहले ही एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि करके कॉस्ट निकाल रहे हैं, जिससे कि ये पता कर सके कि अपन प्रोडक्ट किस अमाउंट पे लॉन्च करें। जैसे अपन एस्टिमेट करके कॉस्ट निकाल रहे हैं किसी प्रोडक्ट की बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, कि अपन लॉन्च करें पहले, मतलब अपन ने मार्केट में लॉन्च नहीं करा, उससे पहले ही अपन उस प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं और अपन ये देख रहे हैं कि उस वैल्यू के अंदर से अपन कस्टमर से कितना चार्ज करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है जो भी अपना बजटेड ओवरहेड्स है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस, ठीक है। बजटेड बेस, जो बजटेड बेस है वो आपका बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो बजटेड ओवरहेड्स है, जो भी आपका एस्टिमेशन रहता है ना लास्ट पीरियड एक्चुअल ओवरहेड्स का, उसके बेसिस पे निकलता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अब मैंने आपको बताया था बजटेड बेसिस। बजटेड बेसिस देखिए अपने पास में इतने सारे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स के केस के अंदर जैसे क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करी है, जैसे मान लीजिए ओनली 1 क्वांटिटी मोर ही प्रोड्यूस हुआ है। डायरेक्ट लेबर आवर्स ले सकते हैं, मशीन आवर ले सकते हैं, जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपन ने बनाया तो उस केस के अंदर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ले सकते हैं, जैसे रेट पर आवर सेम रहेगा उसके अंदर। जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है वो ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री हो गया, मटेरियल कॉस्ट बेस्ड ऑन मटेरियल जो हुई है अपनी। प्राइमरी कॉस्ट ले लेंगे जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के ऊपर होती है, ठीक है।
अब ये सारे जो है ना ये आपको देखा, अभी आप सुनिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि लाइक मैम ये क्या चल रहा है, तो आप वेट करिए, मैं आपको ये सारे के सबके एग्जांपल्स बताऊंगी, ठीक है। अभी आप इतना जानिए कि अगर आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। अब अपन ने बजटेड ओवरहेड्स, अपन को ओवरहेड्स है अपने पास में, बजटेड बेस अपन फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं या तो, या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेते हैं, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ले सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर में क्वांटिटी सोल्ड कितनी हुई है, या फिर कॉस्ट ऑफ गुडविल क्या है और सेल क्या है, ठीक है। अब देखिए कन्वर्जन कॉस्ट जो होती है अपनी, कन्वर्जन कॉस्ट जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी अपना लेबर है प्लस कर देंगे उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो अपनी निकल जाती है कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। ये जो यहाँ पे पूछा गया था ना, और फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलती है, वही जो अपन कॉस्ट शीट बनाते हैं उस बेसिस पे प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो अपने पास में फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। अब ओवरहेड अब्जॉर्प्शन कैसे निकलता है, ठीक है, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल बेसिस, जो भी आपका ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट है उसको एक्चुअल बेस से इनटू कर दीजिए। इफ़ रेट इज बेस्ड ऑन लेबर सो बेस विल ऑल्सो बी लेबर, बिकॉज डिफरेंट रेट पे बेस नहीं होता। देखो अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिलेटेड टू लेबर है तो अपन एक्चुअल बेसिस में भी लेबर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में एस्टीमेट्स कॉस्ट शीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट अपन सबको बनानी आती है, कैसे बनती है, जो भी अपना डायरेक्ट मटेरियल है प्लस डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब इन तीनों को प्लस करते हैं तो आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड जब अपन प्लस करते हैं तो अपने पास में आता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो होते हैं वो प्लस करते हैं तो अपने पास आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो होते हैं वो अपन प्लस करते हैं तो अपने पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इसके अंदर आप बोलेंगे मैम आपने ये 2 स्टार क्यों लगा रखे हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहला नोट है स्टॉक इज़ नॉट इंक्लूडेड हेयर, वाई, क्यों स्टॉक इसके अंदर इंक्लूड क्यों नहीं करें, जो अपन फिनिश गुड का स्टॉक होता है, WIP का स्टॉक होता है, वो इंक्लूड क्यों नहीं करें, बिकॉज द कॉस्ट शीट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ कोटेशन बट इट एस्टिमेशन इज if estimated cost sheet is made for the purpose of next year, so current year stock is opening stock and last year closing stock is equals to current year opening stock। देखिए जब अपन है ना कोटेशन बनाते हैं ना तब उस टाइम पे अपन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इन सब चीज़ों को लिखते हैं, बट जब अपन एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो उस पर्पज़ के अंदर क्या होता है वो नेक्स्ट ईयर के पर्पज़ से देखी जाती है, तो इसलिए अपन उसमें नहीं लेते। और दूसरा मैंने 2 स्टार्स जो बनाए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग पे, है ना, वो क्यों बनाए हैं, क्योंकि सम कंपनीज जो होती है वो बोलती है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और जो अपने सेलिंग एंड एक्सपेंसेस वाले चार्जेस जो हैं वो हम चार्ज नहीं करेंगे। द फैक्ट्री ओवरहेड इज़ द फाइनल कॉस्ट जो हम चार्ज करेंगे कस्टमर से, इसलिए कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। नेक्स्ट अप वी हैव अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स। वेट अ मिनट, राइट, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स क्या होते हैं, देखिए एक होता है स्टोरेज और एक होता है सप्लाई एंड रिकवरी। देखिए आप सुनो, जैसे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन है, मतलब जो तुम्हारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट थी जो एक्चुअल बेसिस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वो आपने लिखा, जो एक्चुअल ओवरहेड्स है वो लिखा, तो अगर ये ज़्यादा आ रहा है मतलब ज़्यादा सरप्लस आ रहा है तो प्रॉफिट है, तो क्या है ये ओवर अब्जॉर्प्शन है। और अगर शॉर्टेज हो रहा है या माइनस में फिगर आ रही होती या लॉस के सेंस में सिंपल वर्ड में, तो आपका क्या होता है अंडर एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन का, इसका सबसे पहला स्टेप होता है कि अपन को कैलकुलेट करना है कि पहले तो कि ये पता करो कि अंडर एब्जॉर्प्शन है या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन है ड्यू टू नॉर्मल रीजंस की वजह से, और फिर ट्रीटमेंट करेंगे अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। अगर मैं फर्स्ट स्टेप को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, मतलब थोड़ा बड़े एक प्रॉपर फॉर्मेट में, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखिए जो भी आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन था फॉर द पीरियड, जितना आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन हुआ है वो लिखिए, लेस कर दीजिए जितना अमाउंट आपने एक्चुअल ओवरहेड्स में इनकर करा है, बट इसके अंदर जो एबनॉर्मल रीजंस की वजह से हुआ है ना आपका वो माइनस कर दीजिए, तो वो अपने पास में आ गया टोटल जो भी एक्चुअल ओवरहेड्स आपने इनकर करा है। फिर उसके बाद में अब अगर यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव फिगर आएगी, जैसे मैंने आपको बताया या तो अंडर होगा या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन होगा।
अब ड्यू टू फैक्ट्री प्लानिंग की वजह से अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है कि फैक्ट्री की गलती की वजह से, तो आप उसको माइनस कर दीजिए। फिर जो आएगा अपना जो फाइनल अंडर अब्जॉर्प्शन आएगा या फिर ओवर अब्जॉर्प्शन आएगा, किस वजह से? ड्यू टू नॉर्मल रीजंस की वजह से, ठीक है, वो होता है। अब ये जो है, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, देखिए। अब इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो अबनॉर्मल है, सबसे पहली बात नॉर्मल का कर रहे हैं मैम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो अबनॉर्मल वाला है उसका क्या करेंगे? एबनॉर्मल वाले को अपन ट्रांसफ़र कर देंगे कॉस्टिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब आता है अपने पास में नॉर्मल रीजंस की वजह से जो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। देखिए, इसके अंदर 3 चीज़ आती है कि मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए या चुन चुन के मारा जाएगा। देखिए, मार दिया जाएगा क्या मतलब है कि अपन ट्रांसफ़र कर देंगे कॉस्टिंग P&L में। जैसे इनसिग्निफिकेंट अमाउंट या बहुत छोटी सी अमाउंट का अपना अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन आया, लाइक फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का आ रहा है, तो अपन उसको कॉस्टिंग P&L से चार्ज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे वेट अ मिनट, छोड़ दिया जाए मतलब कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट एडजस्टमेंट ईयर के लिए, जो अपना नेक्स्ट पीरियड है उसके लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो। और चुन चुन कर मारा जाए मतलब चार्ज टू द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड यूजिंग द सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट। जो आपका है इसके अंदर जो अमाउंट होता है ना, वो इनसिग्निफिकेंट नहीं होता, वो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज़ हो गए, तो उसको आप चार्ज करिए अपनी प्रोडक्शन से ड्यूरिंग द पीरियड जो हुआ है। किस रेट से चार्ज करोगे आप? ओवरहेड, जो अपने सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट होता है। अब मैम ये सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट क्या होता है? सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट एक तरीके की एडिशनल ओवरहेड रेट होती है जो अपन चार्ज करते हैं। ये कैसे निकलता है? जितना भी आपका अंडर एब्जॉर्प्शन आया है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है, तो अपने पास में आ जाएगा। अब देखिए, अब इसके अंदर सबसे पहला आता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आपने सोल्ड करे हैं या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट और या फिर क्वांटिटी सोल्ड। अगर ऐसे आता है तो उस केस में इसको तो अपन कॉस्टिंग P&L में डाल देंगे। अगर आपका कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो है या फिर फिनिश गुड्स के टाइम पे है, तो उसको अपन ऐड कर देंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स में और कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क था इन WIP जो है या फिर आपका WIP कंट्रोल है, उसको अपन ऐड कर देंगे WIP के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट क्या होती है? देखिए, एक होती है अपने पास में डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, एक होती है ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव या फिर कन्वर्जन कॉस्ट रेट, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज अगर अपन निकालें तो कैसे निकालेंगे? जितना भी आपका बजटेड ओवरहेड्स है उसको डिवाइड कर देंगे बजटेड बेस से, ठीक है। अगर ब्लैंकेट ओवरहेड रेट निकालेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे निकलती है। तो जो भी आपकी कंपनी का बजटेड ओवरहेड रेट है वो डिवाइड कर दीजिए बजटेड बेस से जो कि कंपनी का है। कॉम्प्रिहेंसिव या फिर कन्वर्जन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कन्वर्जन कॉस्ट कैसे निकलती है, जो भी आपका डायरेक्ट लेबर है ना, उसमें प्लस कर दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वो आ जाता है। अब बजटेड ले लेंगे अपन डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स का और डिवाइड कर देंगे बजटेड बेसिस से, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वाइज कैन बी ऑफ डिपार्टमेंट वाइज, ये जो होता है कन्वर्जन कॉस्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे भी निकाली जा सकती है और डिपार्टमेंट वाइज के बेसिस पे भी निकाली जा सकती है। अब मैम देखो, आपने इतने फॉर्मूले बता दिए, अब हमारे को बहुत खिचड़ी बन चुकी है, हमारे को थोड़े एग्जाम्पल्स चाहिए, तो चलिए अपन एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। ओवरहेड, आपको ओवरहेड रिकवरी रेट दे रखी है 15 पर आवर की, ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड जो हुए हैं वो 4 लाख के हुए हैं और ओवर एब्जॉर्प्शन आपको दे रखा है कि आपका हुआ है 50,000 का। आपको एक्चुअल आवर्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को ये पता है कि अपना ओवर एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है 50 का, वो लिख दीजिए, ठीक है। अपन को ये पता है कि अपने एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो 4 लाख के हैं। तो जब ये अपन माइनस करते हैं इसमें से, जब एक बड़ी अमाउंट में से अपन माइनस करेंगे तब जाके अपन के पास में ओवर आ रहा है, और ओवर आ रहा है इसका मतलब पॉजिटिव फिगर है अपने पास में। तो अपन ने क्या करा, 4 लाख में अपन 50,000 रुपीज़ प्लस कर देंगे तो अपने पास में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, दैट इज़ 4,50,000 रुपीज़, ठीक है। आई होप इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो अपन ने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन निकाल लिया। अब अपन को ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, तो ओवरहेड रिकवरी रेट इनटू एक्चुअल आवर्स होता है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, जो भी आपका ओवरहेड रिकवरी रेट है उसको इनटू कर दीजिए आपका एक्चुअल आवर्स से। अब अपने पास में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन आ गया 4,50,000 रुपीज़ इक्वल्स टू
15 पर आवर जो अपन ने यहाँ पर टॉप पे देखी कि अपने पास में ओवरहेड रिकवरी रेट कितनी है 15 घंटे पर आवर, इनटू कर देंगे एक्चुअल से, ठीक है। एक्चुअल आवर्स अपन को निकालना है, वही तो अपन को नहीं पता, तो अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करा अपन ने, तो अपने पास में 4,50,000 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि ये इधर गया है, ठीक है, तो ये आ गया, तो अपने पास में आ गए 30,000 यूनिट्स। इस तरीके से अपन एक्चुअल ओवरहेड्स निकालते हैं, ठीक है। अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो बेसिकली इसी पार्ट से आएगा। अभी तक जितने भी था वो आपको एक थ्योरेटिकल बेसिस पे और थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है या फिर आपसे सप्लीमेंट्री रेट पूछ ले वो डायरेक्टली उस बेसिस पे। बट अब जो मेन पार्ट है इससे आपका बड़ा क्वेश्चन फॉर्म होता है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। इसको मैं अच्छे से एग्जाम्पल से और इसको अच्छे से टाइम दे के समझाऊंगी मैं, ठीक है। चलिए, ओवरहेड्स के अंदर एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इनका एम क्या होता है कि डिटरमाइन करना है अपन को जो भी टोटल ओवरहेड्स लग रहे हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें एक होता है वर्ड कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? डिपार्टमेंट टू एक्यूमुलेट द कॉस्ट, जो डिपार्टमेंट की कॉस्ट है अपन उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और एक होता है सपोर्ट कॉस्ट सेंटर, ठीक है, या सर्विस कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं अपन। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जैसे शर्ट फैक्ट्री हो गई, और सर्विस कॉस्ट सेंटर अपन को जैसे फॉर एग्जांपल सिटिंग एरिया या फिर ये सारी जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी है। आइटम्स इंक्लूड इन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कौन कौन से आइटम्स जो है वो इंक्लूड करे जाते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स के केस में। सबसे पहले आता है अपने पास में इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्या क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ऑल दी एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट की। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या करते हैं अपन? एलोकेट करते हैं लिस्ट ऑफ ओवरहेड्स टू ऑल द डिपार्टमेंट्स में। जितने भी एलोकेशन करते हैं अपन, जितना भी लिस्ट ऑफ जो अपने पास में ओवरहेड्स होंगे उन सबको डिपार्टमेंट में। अब एक वर्ड आता है अपने पास में कॉस्ट एलोकेशन और एक आता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट। कॉस्ट एलोकेशन जो होता है वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है। होल अमाउंट जो होती है वो एक ही डिपार्टमेंट का खर्चा है। फॉर एग्जांपल अपन को स्पेसिफाई कर दिया कि डिपार्टमेंट ए ने जो है लाइटिंग एक्सपेंसेस उसके 20,000 रुपीज़ के हैं, तो अपन डिपार्टमेंट ए के अंदर ही कॉस्ट उसको रिकॉर्ड करेंगे। बट कॉस्ट अपोर्शनमेंट क्या होता है? ये एक तरीके से कॉमन एक्सपेंस है। अपन को पूरी फैक्ट्री का दे दिया कि पूरी फैक्ट्री के अंदर 1 लाख रुपीज़ की लाइटिंग्स आती है, ठीक है। अब उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट किस रेशियो के अंदर या फिर इक्वली या फिर किस तरीके से उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने अपने कॉस्ट के अंदर, वो अपन देखेंगे। जैसे रेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंश्योरेंस, ये सारे अपने पॉइंट आते हैं। कौन से आते हैं? कॉस्ट अपोर्शनमेंट के अंदर। ये सारा खर्चा सब में बटेगा, सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। और जैसे चौक हो गया, चौक किस में? टीचिंग डिपार्टमेंट में ही काम आ रही है। थ्रेड जो है वो अपने क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ही काम आ रही है, तो अपन उसके अंदर ही अपोर्शन करेंगे, ठीक है। अब ये मैम अपोर्शन किस बेसिस पे करेंगे? तो अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जो रेंट और बिल्डिंग है, ठीक है, रेंट और बिल्डिंग से रिलेटेड क्या है? जैसे रेंट या फिर बिल्डिंग का अपन को दे रखा है, तो अपन किस में बांटेंगे? जो भी आपका फ्लोर स्पेस जो ऑक्यूपाई करा गया है बाय ईच डिपार्टमेंट। मानिए एक डिपार्टमेंट के अंदर 200 फ्लोर स्पेस उसने कर रखा है, दूसरे ने 100 कर रखा है, तो उस रेशियो में बांटेंगे। अगर जनरल लाइटिंग का एक्सपेंस है तो अपन किस में करेंगे? नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स है अपन उस बेसिस पे करेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव टेलीफोन। टेलीफोन जो होगा नंबर ऑफ एक्सटेंशन जो भी अपन ने लगा रखी है एक एक डिपार्टमेंट के अंदर। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे? फ्लोर की स्पेस के अकॉर्डिंग लेंगे। मटेरियल हैंडलिंग जो होगी वो हो गई नंबर ऑफ मटेरियल, जो कि रिक्विजिशन ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल जो अपन इशू कर रहे हैं उसके बेसिस पे। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, वो पूरी लिस्ट आप एंड मोर यू कैन लर्न फ्रॉम बाय डूइंग क्वेश्चंस इन योर स्टडी मटेरियल, ठीक है। और इसमें स्टडी मटेरियल को आपको स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि किस तरीके से आपको अपोर्शन करना है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और रीअपोर्शनमेंट, कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे और रीअपोर्शनमेंट कैसे करेंगे। रीएलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो अपना सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा होता है वो अपन रीएलोकेट करते हैं किसके अंदर? प्रोडक्शन डिपार्ट के अंदर। एक होता है नॉन रेसिप्रोकल बेसिस और एक होता है रेसिप्रोकल बेसिस, ठीक है, एक तरफा और दो तरफा, ठीक है।
सबसे पहले नॉन रेसिप्रोकल बेसिस में एक आता है अपने पास में डायरेक्ट मेथड ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक आता है स्टेप डाउन मेथड ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक आता है अब रेसिप्रोकल में आता है अपने पास में रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और एक आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये जो है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए अब अपन एग्जाम्पल लेके ही चलेंगे जिससे आपको इजी रहेगा कैलकुलेशन करने में भी। ठीक है, सबसे पहले अपन डायरेक्ट मेथड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है और बी है, जिनकी कॉस्ट जो है पर प्रोडक्शन जो है वो है 5000 रुपीज़ और 3000। तो अपन ने यहाँ लिख दिया, आप इसको मत देखिए अभी। ठीक है, 5000 एंड 3000 रुपीज़। सर्विस डिपार्टमेंट में अपन को क्या है 2000 और 1000 है। ठीक है, अपन को क्या कहा है डू करना है, क्या करना है अपन को रीअपोर्शनमेंट इन रेशियो ऑफ एक्स। एक्स का डालना है अपन को 3:2 के अंदर और वाई डालना है 1:1 के अंदर। तो सबसे पहले एक्स में अपने को 2000 है तो अपन ने यहाँ पे ब्रैकेट में 2000 लिख दिए। ठीक है, अब क्या बोला है अपन को कि अपन को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपोर्शन करना है, किस रेशियो में 3:2 में। तो 2000 को 3:2 के अंदर डिवाइड करा। अगर आपको ये 3:2 में डिवाइड करना नहीं आता तो मैं आपको सिखाती हूँ, देखिए ईजी वे। 2000 अब 3:2 है तो 3 + 2 = 5 डिवाइडेड बाय 5 डबल टाइम इंटू फिर आप 3 करोगे तो आपके पास में 3 करोगे तो 1200 ये आ गया, और 2 करोगे तो आपके पास में 800 आ गया। ये जो ट्रिक थी इससे क्या होगा ना, आपको बार बार में ऐसे नहीं करना पड़ेगा 2000 डिवाइडेड बाय 5 × 3 है ना, तो फिर वापस आपको लिखना पड़ेगा। आप डबल टाइम मल्टीप्लिकेशन लगा देते हो तो उससे आपका एक कॉमन बन जाता है और उससे जल्दी जल्दी निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन को सर्विस डिपार्टमेंट का किस रेशियो में बांटना है 1:1। तो यहाँ पे जो 1000 था उसको माइनस करेंगे और अपने 1:1 के अंदर 500 अपन ने बांट दिया। फिर इसका टोटल ले लीजिए, ये यहाँ से नील हो गया क्योंकि 2000 भी अपन ने सर्विस डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वाई वाला भी अपन ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट आता है अपने पास में स्टेप डाउन मैथड। स्टेप डाउन मैथड का एम क्या होता है, एम इज़ टू फाइंड आउट विच आर इज़ मोर हार्ड वर्किंग, मतलब विच वन जो है मतलब कौन सा है डिपार्टमेंट जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ठीक है, अब ये कैसे लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नंबर ऑफ स्टोर जो रिक्वेजिशन दे रखा है 1500 सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के अंदर नहीं दे रखा स्टोर्स में, और कैंटीन दे रखा है दैट इज़ 300, और नंबर ऑफ मील्स 50, 30, 20, 10। ठीक है, अब अपन को कॉस्ट एज पर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे रखी है दैट इज़ 5000, 4000, 2000, 1000। ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे, जितनी भी टोटल सर्विस आउटसाइडर्स है ठीक है वो सारे प्लस कर दीजिए। जैसे नंबर ऑफ स्टोर रिक्वेजिशन जो अपन को यहाँ दे रखा था ना 1000, 5000, 300, इसको प्लस करेंगे तो अपन को नंबर ऑफ स्टोर रिक्वेजिशन निकल जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ मील्स जो आपको क्वेश्चन में यहाँ नंबर ऑफ मील्स दे रखी थी इनका भी टोटल कर लीजिए दैट इज इक्वल्स टू 100। अब अपन को परसेंटेज ऑफ सर्विस बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, जो भी अपने देखिए परसेंटेज ऑफ सर्विस x to y मतलब ये जो x है इसके अंदर y दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 300। तो 300 को अपन डिवाइड करेंगे जो अपना टोटल रिक्वेजिशन है दैट इज़ 1800 उससे, तो अपने पास में आ गया 16.67। अब दूसरा करेंगे y2x के अंदर कितना आएगा, y2x के अंदर अपन को यहाँ पे कुछ नहीं पता बट y2x अपन को ये पता है कि दैट इज़ 20। ठीक है, तो अपन ने यहाँ लिख दिया 20 डिवाइडेड बाय 100, जस्ट बिकॉज 100 इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे अपन नंबर ऑफ मील्स में से 20 निकाल के लेके आए हैं, ना कि अपन नंबर ऑफ स्टोर एक्विजिशन में से। ठीक है, तो ये आ गया 20। अब इन दोनों की अपन रैंकिंग कर देंगे। फर्स्ट रैंक अपन दे रहे हैं किसको, y को, मतलब ये जो अपना 20% है, और सेकंड रैंक दे रहे हैं 16.75। अभी तक इजी चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप जब अपन ने रैंक कर दिया उसके बाद में क्या है अपन को लिखना है, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिख दीजिए जो अपन को क्वेश्चन में गिवन था 5000, 4000, 2000, 1000, 5000, 4000, 2000, 1000। इसके अंदर से अब रीअपोर्शमेंट करेंगे रैंक के बेसिस पे। सबसे पहली रैंक अपन ने किसको दी थी, y2x को 20%, तो इस केस में क्या करेंगे y जो है उसको माइनस कर देंगे 1000 और इसको किस रेशियो में बांट देंगे 5:3:2। अब इस केस के अंदर जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होएगा, तो 5:3:2 के अंदर अपन ने डिवाइड कर दिया।
नेक्स्ट सेकंड रैंक अपन ने दी थी x2y को, तो अपन अब जो ये यहाँ पे 2000 था पहले, बट जो अपन ने y से जो डिस्ट्रीब्यूट करा है x में भी किया है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 2000 प्लस 200, तो 2200 माइनस होएगा, किस रेशियो में होएगा 10:5 के अंदर, ठीक है ऐसे। अब हाँ ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो अपन ने सेकेंड टाइप का जो पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको बताया था, एक होता है नॉन रेसिप्रोकल और एक होता है रेसिप्रोकल। तो नॉन रेसिप्रोकल के अंदर अपन ने दोनों पढ़ लिया, अब अपन पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकल के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं अपना आराम से पूरा टाइम देके आपको इसको समझाऊंगी, ठीक है। देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपको, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपको सर्विस डिपार्टमेंट दे रखा है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे रखे हैं। क्या क्या है, A B X Y, ठीक है। X के लिए आपको कह रखा है 50%, B के लिए दे रखा है 40% और Y के लिए दे रखा है 10%। Y के लिए क्या है 40 40 20। ये जो है ये आपका वो परसेंटेज है कि किस बेसिस पे आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इसलिए डरिए मत ही। कॉस्ट पर प्रोडक्शन आवर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे रखा है 5000 4000 2000 1000, सेम लाइक लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या कहा है अपन को कि जो x है, x किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:4:1 के अंदर। 5 इसको आप परसेंटेज से अगर पॉइंट उसमें निकालोगे तो वैसे निकल जाएगा 5:4:1 के अंदर। तो अपन ने क्या करा, ये जो x वाला था 2000 इसको माइनस करा और 2000 को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:4:1 के रेशियो में, ठीक है। अब 1000 जो है 1000 प्लस 200 1200 हो गया। अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन ने दे रखा है 4:4:2, तो 4:4:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे 240 वापस से आ गया। अब उस 240 को भी अपन किस में बांटेंगे, वही वाला x वाला जो अपना था 5:4:1 के अंदर, तो ये अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करा। अब x डिपार्टमेंट में वापस से 24 आ गया। अब उस 24 को माइनस करेंगे किस रेशियो में 4:4:2 के अंदर। अब 4 यहाँ पे वापस आ गया। अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:4:1। मैम ये कब तक करना है, ये तब तक करना है जब तक एक नॉमिनल फिगर नहीं आ जाती, लाइक 0 जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है, ठीक है। ये बहुत इजी है, सब कुछ तो क्वेश्चन नहीं बता दिया आपको करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कैलकुलेटर का यूज़ करके। आपको तो ये भी नहीं है एग्जाम्स में कि अपन को खुद को कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेटर की फैसिलिटी अलाउड है, आप आराम से कैलकुलेट करिए, बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के अंदर, व्हेन देयर आर ओनली 2 डिपार्टमेंट्स आर गिवन, ठीक है। जब 2 ही डिपार्टमेंट होता है उस बेसिस पे कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन वही सेम है, डिट्टो का डिट्टो। अब इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए इस पार्ट को अभी आप स्किप करिए, अब नीचे आइए। देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, ओन्स कॉस्ट ओनर जो खुद की कॉस्ट है प्रोडक्शन वाली, और शेयर ऑफ कॉस्ट जो दूसरे डिपार्टमेंट का है। अब ये देखिए जो सर्विस डिपार्टमेंट x है ना, उसका कितना है, दैट इज़ 2000 दे रखा है सर्विस डिपार्टमेंट x का। बट ये जो 2000 है इसके अंदर y का 20 वाला एलिमेंट भी है ना, y का 20 एलिमेंट है। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि देखिए y का 20 कैसे आया, जो अपन इसको माइनस करते हैं, ठीक है, तब इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, y को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस रेशियो में 4:4:2 के अंदर। तो ये जो 2 है ये y वाली फिगर ही तो है जिसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करा, जैसे अभी अपन ने इस क्वेश्चन में देखा था, दैट इज़ 1200 था। तो ये जो वैल्यू थी ये y की थी, जो कि अपन x में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इसलिए अपन कहते हैं कि जो 2000 तो है ही है x डिपार्टमेंट का, साथ ही साथ 20% y का भी है, क्योंकि अपन को फिगर नहीं पता कि कितनी फिगर है, तो 20% y का भी है। तो अपन ने एक इक्वेशन ये बना ली। दूसरी इक्वेशन बनाई अपन ने कि जो 1000 है इसके अंदर 10% x का भी तो है ना। तो सर्विस डिपार्टमेंट y इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 10% ऑफ x, ठीक है। इसी तरीके से जो मैंने बताया ना खुद की कॉस्ट और वैसे। अब ये इक्वेशन अपन ने बना ली दो। इक्वेशन पहली क्या बनी, फंड x इज इक्वल्स टू 2000 प्लस 0.2y और y इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 0.1x, ठीक है। अपन y वाली जगह पे x को पुट कर देंगे,
मतलब x की इक्वेशन में y वाली जगह पे y की इक्वेशन पुट कर देंगे तो 2000 प्लस 0.2, फिर ब्रैकेट में जो y था यहाँ पे इसकी जगह अपन y वाली इक्वेशन लिख दी 1000 प्लस 0.1x। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। देखिए ये बेसिक मैथ्स है जो 11 ये आपको 8th में ही सिखा दी जाती है, आई थिंक 8th 9th में ही आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने कैलकुलेट करा, मैंने फिर भी आपकी हेल्प के लिए पूरा का पूरा कैलकुलेट करके दिखा रखा है और अपना फाइनल आंसर कितना आ गया 244 आ गया अपना, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अब अपन को पता चल गया, अपन ने x की वैल्यू निकाली है तो x के अंदर 2 2 4 5 अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, वही जो अपन को दे रखा है 5:4:1 के अंदर, 5:4:1 के अंदर। और नेक्स्ट क्या आ गया, जो रिमेनिंग 1000 प्लस 2204 सॉरी 1000 प्लस 224 इसको प्लस करा तो ये जो है अब अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए कुछ भी नहीं है, जो रिपीटेड था ना उसके अंदर क्या कर रहे थे अपन, रिपीटेडली उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बट वो इतना लंबा सारा प्रोसेस हो जाता था कि कितनी बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका एक शॉर्टकट मैथड अपन ने बना रखा है जो अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन मैथड कहते हैं। इसके अंदर ये देखते हैं सबसे पहले कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के अंदर वाई का कितना एलिमेंट है, मतलब 2000 तो उसका खुद का है और वाई का कितना है 10% है, सॉरी y का कितना है 20% है, और y डिपार्टमेंट के अंदर 1000 तो उसका खुद का है और 10% जो है वो x का है। तो अपन इससे इक्वेशन बनाई, इक्वेशन सॉल्व करी, अपन ने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली तो x की उसमें से माइनस कर दिया यहाँ से, उसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जो अपना नेक्स्ट आया उसको अपन ने y के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इससे अपना टोटल आंसर आ गया। देखो आंसर दोनों में सेम आया, इसमें भी 6612 आया था, इसमें भी 6613 आया है, इसके अंदर 5388 आया था, इसमें 5387 आया है। 1 रुपीज़ जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो इधर आ गया, इतना माइनर चेंज कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। चलिए अब अपन नेक्स्ट आता है अपने पास में ट्रीटमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जो आपके सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ओवरहेड है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए एक होता है डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट, मतलब एलोकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक में डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अपोर्शनमेंट का मतलब मैंने बताया था कि कॉमन एक्सपेंस है जो हर डिपार्टमेंट में विद द रेशियो के बेसिस पे होता है। टोटल कॉस्ट के अंदर बेसिक कैसे निकालता है, जितना भी क्वांटिटी अपन ने सोल्ड करी है उसको डिवाइड कर देंगे अपन सेल से, तो अपन को निकल जाएगी क्या कि क्या बेसिस है। रेट कैसे निकालते हैं, रेट से मल्टीप्लाई करने पे रेट निकल जाती है, ठीक है। अब आता है अपने पास में लास्ट टॉपिक, आई थिंक सो नहीं सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज ओवरहेड मिसलेनियस। इसके अंदर अपन वो टॉपिक्स पढ़ेंगे कौन कौन से, एक होता है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। कैपेसिटी डिटर्मिनेशन आपका CAS 2 में अपन को एक्सप्लेन करते हैं। पावर कॉस्ट, रिकवरी रेट, ओवरहेड्स रेट बेसिस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, टाइप ऑफ ओवरहेड, ईदर ट्रीटमेंट और देयर ट्रीटमेंट, ठीक है। सबसे पहले कैपेसिटी डिटर्मिनेशन CAS 2 क्या कहता है, इसका फॉर्मूला होता है कि जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है, क्या जितना भी वर्किंग आवर्स है आपके पर डे के, उसको इनटू कर देंगे डेज या फिर ईयर से, और इनटू कर देंगे जो आपकी यूनिट पर आवर लग रही है, उससे अपन को निकल जाएगी कि कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी अपन को एक यूनिट में प्रोड्यूस करने में लग रही है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, जैसे पर्टिकुलर डेज पे बेसिस पे निकाल सकते हैं या फिर आवर्स पे निकाल सकते हैं या फिर यूनिट्स पे निकाल सकते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी को अपन एवरेज कैपेसिटी भी कहते हैं, और एक्चुअल कैपेसिटी जो होती है जो कि अपन ने कैपेसिटी यूटिलाइज करी है, ठीक है, जितनी अपन ने यूज़ ली है। नेक्स्ट आता है बजटेड और बेस कैपेसिटी, जो भी बेस ऑफ चेंजिंग ओवरहेड्स है आपका, सॉरी एक सेकेंड, basis of changing overhead it can be any of maximum practical और normal capacity, ये तीनों में से कोई सा भी हो सकता है बेस, है ना। एक्चुअल इज यूज्ड ऑन द बेस व्हेन एक्चुअल कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है अपनी बजटेड कैपेसिटी से, तब अपन एक्चुअल यूज़ करते हैं एज अ बेस। लाइसेंस कैपेसिटी क्या होती है, व्हेन लाइसेंस हैज़ बीन ग्रांटेड, एक पर्टिकुलर लाइसेंस आपको ग्रांट हुआ है। आइडियल कैपेसिटी क्या होती है, जो आपने कैपेसिटी सोची और जो अपनी एक्चुअल कैपेसिटी आई, उन दोनों के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उसको अपन कहते हैं आइडियल। आइडियल मतलब खाली, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ आइडियल कैपेसिटी, तो जो भी अपनी आइडियल कैपेसिटी निकली इनमें से माइनस करके इंटू कर देंगे जो भी अपनी फिक्स्ड ओवरहेड रेट है उससे, रिकवरी रेट से।
व्हेन फिक्स्ड ओवरहेड्स रिकवर रेट, ठीक है, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकलती है, जो भी अपना बजटेड फिक्स ओवरहेड है उसको डिवाइड कर देंगे बजटेड कैपेसिटी से। ये जो चीज़ थी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाई थी। नेक्स्ट आता है अपना इसके अंदर पॉइंट पावर कट रिकवरी, सॉरी पावर कॉस्ट है ये, पावर कॉस्ट रिकवरी रेट। एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, वेरिएबल कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी, जो भी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और जो भी फिक्स कॉस्ट होती है वो आपकी बजटेड कैपेसिटी के अंदर से रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। रीअपोर्शनमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि सारा का सारा, अपोर्शनमेंट का क्या मतलब हो गया, एक कॉमन एक्सपेंस जो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और टोटल कॉस्ट तो इन दोनों की कॉस्ट मिला के होती है। ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे निकलता है, जैसे आवर्स पर यूनिट इज़ नॉट गिवन, अपन को आवर्स पर यूनिट जो है वो गिवन नहीं है, फॉर एलोकेशन फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन बिटवीन देयर इक्विवेलेंट इज़ गिवन, ठीक है। जैसे 1 यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 यूनिट ऑफ बी ऐसे लिखा हुआ है, तो इस केस में क्या करेंगे, इक्वेशन प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट प्रोडक्शन, टोटल ओवरहेड्स या ये सारी चीज़ें। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए, लेट 1 यूनिट ऑफ ए इज़ 3 यूनिट ऑफ बी, ठीक है, जो 1 यूनिट है ए की वो आपकी 3 यूनिट ऑफ बी है। ए इज इक्वल्स टू 500 एंड बी इज इक्वल्स टू 1000। टोटल ओवरहेड्स अपन को दे रखे हैं 50,000 के। ओवरहेड रेट पर यूनिट ए जो है वो नहीं पता और बी की भी नहीं पता, वो अपन को निकालनी है। अब वो कैसे निकलेगी, सबसे पहले इक्वेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ बी, जो क्या कहा था, जो 1 यूनिट इसकी है ए की वो 3 यूनिट जो है वो बी है, तो ए यूनिट कितना है 500 इंटू 3 प्लस 1000 जो बी का है वो इक्वल्स टू आ गया 2500 यूनिट्स। तो टोटल ओवरहेड्स अपन को पता है कि 50,000 के हैं, तो इक्वेशन रेट कैसे निकालेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 2500 यूनिट्स, तो अपने पास में निकल गया 20 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आता है ओवरहेड रेट ऑफ ए का कैसे निकालेंगे, जो अपन ने 20 निकाली, ए कितना है 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 60, और बी जो है वो 20 है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा था, 1 यूनिट ऑफ ए जो है वो 3 यूनिट ऑफ बी के बराबर है ना। अगर कोई बच्चे ने गलती से ये समझा कि जो बी है वो 3 यूनिट्स ज़्यादा है, तो वो गलत है। 1 यूनिट जो ए की है ना वो बी से 3 यूनिट्स ज़्यादा है, तो उस बेस पे अपन ने इक्वेशन बनाई, फिर उसको सॉल्व करा। ये जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करें ना तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना आप एक बार के लिए थ्योरेटिकल बेसिस पे समझ रहे हैं। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वो बहुत मच ईजियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब अपने टाइप ऑफ ओवरहेड्स क्या होते हैं, एक होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स, एक होता है क्वांटिटी कंट्रोल ओवरहेड्स, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स के अंदर अपने पास में 2 आते हैं, एक होता है रिसर्च ओवरहेड्स और एक होती है डेवलपमेंट ओवरहेड्स। जो रिसर्च ओवरहेड्स है, पहले अपन डेवलपमेंट पढ़ते हैं। डेवलपमेंट जो होता है ना वो सेम एज अप्लाइड इन रिसर्च, मतलब जैसा इसमें रिसर्च में हो रहा है उसी तरीके से होता है। ये रिसर्च में कैसे होता है, एक होता है बेस और रूटीन रिसर्च, जो अपन बेसिक या फिर रूटीन रिसर्च करते हैं। तो चेंज टू ऑल दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन एज पर अ सेपरेट हेड के अंदर अपन चार्ज करते हैं। अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो कैसी होती है, डिपेंड्स अपॉन दी आउटकम। अगर फेल हो गया है आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो उसको P&L से चार्ज कर दीजिए। स्टिल अंडर डेवलपमेंट है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर सक्सेसफुली अपना जो प्रोडक्शन है वो अंडरटेक हो चुका है तो उसको प्रपोर्शन टू एस्टिमेट प्रोडक्शन इंक्लूड्स द ट्रायल यूनिट जो कर दीजिए। अगर सक्सेसफुल हो चुका है और पेटेंट राइट भी सोल्ड हो चुका है तो उस केस में कर दीजिए। और एक होता है रिकॉग्नाइज हो गया प्रॉफिट, तो अपन उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में क्वांटिटी कंट्रोल ओवरहेड्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अप्रेजल कॉस्ट और एक होती है प्रिवेंशन कॉस्ट। जो ये कॉस्ट होती है चेंज होती है प्रोडक्शन एंड ट्रेवलेंस ये जो अपना प्रोडक्शन होती है चेंज होती रहती है प्रोडक्शन के बेसिस पे। तीसरी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक है प्रोडक्शन नेचर और एक होता है मार्केटिंग नेचर। जो प्रोडक्शन नेचर होता है वो चेंज होता है प्रोडक्शन से, चार्ज होता है, और मार्केटिंग नेचर जो होता है वो चार्ज करा जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स से। नेक्स्ट फाइनल पार्ट इज ओवरहेड मशीन आवर रेट। टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन, एक मशीन को रन करने के लिए कितना अपन को कॉस्ट लग रही है फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, टू बी चार्ज टू द कस्टमर, जो अपन कस्टमर से चार्ज करेंगे। एक होता है सिंगल रेट और एक होती है 2 टायर रेट।
सबसे पहले मशीन आवर रेट कैसे निकालते हैं, जो भी अपने कॉस्ट लग रही है टोटल मशीनरी को रन करने के लिए, उसको डिवाइड कर देंगे जितनी भी अपन ने प्रोडक्शन करी है मशीनरी से आवर बेसिस पे, ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीनरी में क्या क्या आता है, इट इज़ असर्टेन बाय, कैसे, एलोकेशन अपोर्शनमेंट, इन बेसिस पे अपन क्लासीफाई करते हैं। और फिक्स कॉस्ट स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स कॉस्ट जो होती है वो ये अपने स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, अपन कह सकते हैं स्टैंडिंग चार्जेस समथिंग लाइक जो फिक्स नेचर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, तो अपन उसको फिक्स कहते हैं, जैसे रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस। और वेरिएबल वाले जैसे रनिंग, वेरिएबल को क्या कहते हैं अपन, रनिंग चार्जेस कहते हैं इस चैप्टर से बेसिस, तो अपन हो गई इलेक्ट्रिसिटी। इन सबको जब अपन चेक करते हैं तब उसके बाद में अपन को निकल जाता है। अभी जो प्रोडक्शन आवर जो है वो कैसे निकलता है, ये क्या होता है, टाइम फॉर विच customer can be charged for use for a machine, time can be classified into operating time और setup time या फिर maintenance time, 3 टाइम में क्लासीफाई करा जाता है टाइम को। ऑपरेटिंग टाइम जो होता है वो ऑलवेज प्रोडक्टिव होता है, जो अपना सेटअप टाइम और मेंटेनेंस टाइम होता है ये प्रोडक्शन ओनली इफ़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन और इफ़ द जॉब वाइज टाइम ब्रेकअप इज़ गिवन, तब अपन के लिए ये जो होता है वो होता है, बट अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव 2 टायर मशीन आवर रेट, हाँ ठीक है, अभी तक मैंने सिंगल पढ़ा था, अब 2 टायर के बेसिस पे कैसे होगा, सेपरेट रेट ऑफ 2 डिफरेंट सिचुएशन ऑफ यूज़ ऑफ मशीन जो होता है वो निकलती है, विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, विद कंप्यूटर, विदाउट कंप्यूटर, या फिर ऑपरेटिंग टाइम और सेटअप टाइम, ठीक है। जो भी अपने कॉमन एक्सपेंसेस है वो लिखिए, फिर उसके टोटल प्रोडक्टिव आवर्स जो है, जो भी अपने आवर्स यूज़ हो रहे हैं एज अ कॉमन एक्सपेंस जो चार्ज कर रहे हैं, जो भी अपने कॉमन एक्सपेंसेस है प्रोडक्टिव टाइम के बेसिस पे, जो भी अपने सेपरेट एक्सपेंसेस है प्रोडक्शन आवर्स के बेसिस पे, और जो भी अपनी मशीनरी रेट है जो अपनी स्टेप 3 और स्टेप 4 में आई है उसके बेसिस पे। इसी के साथ के अंदर अपना सारे जो टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दिए। अब इसके अंदर क्या है, अपन को एक तरीके से बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन, एक कॉस्ट क्या लग रही है एक मशीन को रन करने में, उसको डिवाइड कर देंगे अपने प्रोडक्शन मशीनरी आवर्स से। देखिए आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बेसिकली ये चैप्टर उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने एक बार रिविज़न ज़रूर करा हो। देखिए जब तक अपन एक बार भी रिवाइज़ नहीं करेंगे, जब तक भी आपने एक बार नहीं पढ़ा होगा, तो आई थॉट कि आपको इसमें प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन मैंने अपने पूरा बेस्ट दिया है आपको सारे फॉर्मूलाज। जिन बच्चों ने अगर पढ़ रखा होगा ना पहला, तो उनके लिए 1 शॉट सॉल्यूशन है, बट जिन बच्चों ने अगर इसको पढ़ा ही नहीं है, जिसको इसका बेसिक ही नहीं पता, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। बट जिनका रिवीजन चल रहा है उनके लिए चैप्टर्स बहुत इजी रहे होंगे आई थॉट। और जहाँ तक है मुझे लगता भी है कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको ये टॉपिक आता होगा, और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मैंने अपना कोशिश करी है कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्यूरी है तो पूछिए। इसके जो नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। मैं कोशिश करूँगी, अगर नहीं होता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने बहुत स्लोली पेजेस टर्न करे हैं, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अपन स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर आप लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसी के साथ में जो मेरा ओवरहेड चैप्टर है, जो अपना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, वो मेरी तरफ से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।